सबसे पहले आज यहाँ ऑरेंज सिटी लिट फेस्ट, मैं सोचा था कि मैं पूरा नाम लूँगा ताकि उसका लॉन्ग फॉर्म भी पता रहे सब लोगों को। तो ऑरेंज सिटी लिट फेस्ट में आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और विशेषकर आज हमारे बीच में जो उपस्थित है श्रीमान डॉक्टर राजन वेलुकर, वो उन्होंने कहा हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, लेकिन वो टीचर थे मेरे और मैं विद्यार्थी था और बहुत अच्छे टीचर थे। और मेरा उस समय से जो अनुभव था काफ़ी कुछ सीखने को मिला। श्रीमान अजय संचेती जी, सुनील रायसोनी जी, पवन सिन्हा जी, आशुतोष शेवायकर जी, हमारे श्रीमान लेखक चंद्रचूड़ घोष जी और नीलेश ओक जी, सभी यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोग भी हैं और बहुत सारे यहाँ नागपुर के सभी युवा साथी भी हैं। सभी को नमस्कार। तो आजकल सभी लोग लिट फेस्ट रखते हैं, लिटरेचर फेस्ट, तो ये भी एक अच्छा लिटरेचर फेस्ट है, अच्छी परंपरा है। और जैसे कहा कि 7वां एडिशन है ये, तो अच्छा है कि लगातार चल रहा है और आयोजकों का भी उत्साह है और डॉक्टर मृणाल जी उनका भी उत्साह है, उनकी टीम का, और आप लोगों का भी उत्साह है। तो बहुत बधाई और मैं शुभकामना देता हूँ कि आगे भी आपकी ये जो पहल है लिट फेस्ट की वो लगातार चलती रहे और ज़्यादा समृद्ध हो हर दृष्टि से। इसके लिए बहुत सारी शुभकामना। लिट फेस्ट में बहुत सारी चर्चा होती रहती है। बताया कि लगभग 58 सेशंस दूसरे दिन होंगे, पहले दिन शायद 40 से ज़्यादा सेशंस है और बहुत सारी चर्चाएं होगी, बहुत सारे विषय होंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें भी होगी और इसलिए विचारों का एक प्रवाह यहाँ पर सतत चलता रहेगा। और जिसको जिस विषय में रुचि होगी, मुझे लगता है कि सभी के विषय लगभग यहाँ आ ही जाएंगे। तो आप सभी के लिए मुझे लगता है, मैं विषय की सूची पढ़ रहा था तो लगभग सारे विषयों का समावेश हो गया है। अगले साल फिर नए विषय कहाँ से लाएंगे मैं सोच रहा था, लेकिन शायद उनकी प्रतिभा से वो और नए विषय अगले साल लेकर आएंगे। उसके लिए बहुत शुभकामना। वैसे मैं सोच रहा था कि इस पर क्या कहूँ और क्या कहा जाए, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। लिट फेस्ट की लिमिटेशंस ही नहीं है, किसी भी विषय पर बहुत सारे विषयों की चर्चा हो सकती है। हमारे देश में विचारों का जो प्रवाह है वो प्रवाह बहुत सतत रूप से है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे देशों में लिखने पढ़ने की परंपरा शायद वहाँ शुरू हुई। फिर मैं कई देशों को पूछता हूँ कि बताइए भाई, कब आपके यहाँ पहली पुस्तक आई, कब आपके यहाँ कब कौन सा संग्रह लिखा गया। मैंने कई लोगों से देखा, पूछा कि आपके यहाँ कितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, तो किसी ने कहा हमारे यहाँ 1000 है, 3000 है, 5000 है, 10,000 है, 90,000 से ज़्यादा किसी का आंकड़ा गया नहीं। फिर मैंने देखा, मैंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट मिशन वालों से पूछा कि भाई आपका लेटेस्ट नंबर क्या है, तो उनका नंबर तो लाख क्या करोड़ों में है, लेकिन अभी तक उन्होंने लगभग 50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स को देख के संग्रहित कर लिया, लगभग 10 लाख को डिकोड कर दिया है और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट भी काम बाकी है। फिर मैंने लिपियों के बारे में सोचा तो बहुत सारा लिटरेचर एक ही भाषा में नहीं है। मतलब एक ही मराठी लेंगे तो मराठी में मराठी है, फिर प्राकृत है। अगर हम लोग बैठे संत ज्ञानेश्वर की अगर हम शुरू करेंगे तो उनकी मराठी के लिए आज हमें समझना पड़ता है, क्योंकि वो भी मराठी है, लेकिन वो उस समय 700 वर्ष पूर्व की है। अब हर समय की अपनी प्राकृत है, क्योंकि हर समय जो भाषा बोल रहे थे वो है। फिर अगर हम माइम भट्ट की लेंगे, महानुभाव संप्रदाय के जो गुरु थे, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने अमरावती के पास ही उनका सेंटर है। आजकल वर्धा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने उनके लिए विशेष अध्ययन केंद्र भी प्रारंभ किया है। तो उसको अगर पढ़ेंगे हम लोग तो ध्यान में आएगा कि वो और पहले से है और उसको समझने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत भी पड़ेगी उसको समझने के लिए। अब हर भाषा के अगर पीछे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे संग्रह, तो इतनी लंबी ज्ञान की प्रक्रिया है और इतने विषयों पर विचार मंथन हो गया है।
तो अगर उसमें से भी कुछ हम समझ ले, सीख ले, तो मुझे लगता है हम अपने जीवन को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और पूरे विश्व को भी हम लोग इसके लिए ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन उस ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान जाना जरूरी है। हमारे इतिहास के पुस्तकों में हमें सिखाया गया, अभी तो पुस्तकें बदल रही है और मुझे बहुत खुशी है कि एनसीईआरटी के लोगों ने अच्छी पहल की और उन्हें अभी लगभग 12 क्लास में से, और अभी जो उनका सेट हुआ है 15 का, तो 15 में से लगभग 11 क्लास की किताबें लागू हो चुकी है और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किताबें अगले साल वो लेके आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे बदलाव, मैंने जितनी किताबें देखी तो काफ़ी इतिहास में अच्छा बदलाव हुआ है। और मैं नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल अब उसके आगे कुछ नहीं है, ये उसका तो परिष्कार है, मतलब और आगे आगे बहुत कुछ चीज़ें उसमें लिखी जा सकती हैं। लेकिन अब उसमें अकबर द ग्रेट नहीं है, उसमें टीपू सुल्तान महान भी नहीं है, तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। हाँ, किसी को निकाला नहीं है किताब से, क्योंकि उनके क्रूर कर्म को भी मालूम होना चाहिए हमारी नई पीढ़ी को। उनको भी पता होना चाहिए कि किन लोगों के कारण हम पीड़ित हुए और किन से हमें मुक्त होना है। मतलब कुछ लोग कहते कि भाई अब इसको बोलो ही मत, ऐसा नहीं हो सकता, बोलना पड़ेगा। अच्छा, दुनिया के कई लोग आके ये समझाते हैं, कई बार वेस्टर्न लोग आते हैं चर्चा करते कि लिखो मत, और आप दुनिया भर में जाएंगे तो वहाँ होलोकॉस्ट म्यूजियम बने हैं, हर जगह क्या हुआ उसके म्यूजियम्स बने हुए हैं। हमारे देश में लोग चर्चा करते कि भाई लिट फेस्ट क्यों कर रहे, किताब क्यों छाप रहे, म्यूजियम क्यों बना रहे, मूर्तियाँ क्यों बना रहे। आप लंदन जाओ, लंदन में देखेंगे हम लोग पार्लियामेंट के सामने, मैंने देखना शुरू किया कि भाई कौन सी बिल्डिंग कब बनी, कितनी मूर्तियाँ लगी है। तो मैं देख रहा था पार्लियामेंट का काम कब शुरू हुआ, 1857 हुआ। 1857 का हमारा जो संग्राम था वो किसी कारण से हम जीत नहीं पाए, अंग्रेज़ों का शासन स्थायी हो गया। उसके दूसरे साल ही लंदन का पार्लियामेंट का बड़ा जो काम है बिल्डिंग बनना शुरू हो गया। तो बहुत सारी बातें हमारे लोगों को पता ही नहीं है, वो दुनिया की बहुत सारी बातों को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि हम दुनिया से सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा है कि ज्ञान किसी भी दिशा से आ सकता है और उसको हमें ज्ञान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, आजकल हम लोग जैसे करते हैं, हर चीज़ कस्टमाइज़ करते हैं। आपको यूट्यूब भी करेंगे, आप कुछ भी का सामान लेंगे कस्टमाइज़ करते हैं, टेलर्ड करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। तो भाई ज्ञान को भी अपने हिसाब से कर लो, अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के अनुसार उसको कस्टमाइज़ करना ही पड़ेगा। कई लोग बिना कस्टमाइज़ किए उसी को कॉपी करते हैं। तो दुनिया भर में बहुत सारा, अब मैं पढ़ रहा था नालंदा के बारे में, हमें तो किताब में यही पढ़ा था कि नालंदा मतलब आए कोई जला दिया, ख़त्म हो गया। अभी नालंदा के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें लगभग नालंदा यूनिवर्सिटी में लोगों को लगता है कि वहाँ वेद, पुराण, रामायण, महाभारत यही पढ़ा रहे थे। अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जाएंगे या उसके पाठ्यक्रम, उसके भी सारी उपलब्ध है अभी, क्या पढ़ाया जाता था, कौन से डिपार्टमेंट्स थे, कौन से कोर्सेज थे, वो उस समय की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये मालूम इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग दे आर क्रेजी, मतलब भाई हम कुछ नहीं और दुनिया में सब कुछ है, दुनिया में जो है उसको प्रणाम है। लेकिन ये मानने की ज़रूरत नहीं कि देयर वाज नथिंग, देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स। सो नालंदा यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज थे, उसके साथ साथ लिटरेचर पढ़ाया जाता था, उसके साथ साथ स्किल कोर्सेज थे। लगभग अभी तक जो सूची प्राप्त हुई है 76 टाइप ऑफ स्किल्स है उसमें, और वो सेपरेट नहीं था, सेपरेट स्कूल नहीं था उसका। जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा, जो वेद भी पढ़ेगा, वो स्किल भी पढ़ेगा। और स्किल में सारे स्किल्स हैं, मतलब सौंदर्य के सारे स्किल्स हैं, मेकअप कैसे किया जाए, केश कैसे बनाए जाए, पुरुषों के, महिलाओं के, सब हैं। जो अगर कोई एजेंट, मतलब सीक्रेट एजेंट बनना चाहता है तो उसको चौर्य से लेकर कौन से कर्म सीखना चाहिए उसके बारे में भी है। आपकी खेती करना कैसे उसके बारे में भी है। शहर को कैसे बसाना उसके बारे में भी स्किल्स है, मतलब अर्बन स्किल जिसको हम बोल सकते हैं वो भी स्किल्स हैं। पॉलिटिकल गवर्नेंस के स्किल्स उसमें है, मैकेनाइजेशन के स्किल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ये जो क्वेस्ट फॉर द नॉलेज है, ये क्वेस्ट फॉर द हिस्ट्री, मतलब हम कोई डेड थिंग को नहीं दिखा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो,
ये बहुत कुछ गलत टर्म्स अपने लिटरेचर में आ गई है, जिसको चेंज करना पड़ेगा। ये गड़े मुर्दे नहीं है, ये हमारी एक समझने की एक इच्छा है, क्योंकि हम जैसा समझेंगे, जितना समझेंगे उतना हमारी इमेजिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे वो स्वामी विवेकानंद ने एक उदाहरण दिया था कूपमंडिक प्रवृत्ति का, वो तो अपने शास्त्रों में है कि किसी मेंढक को कोई एक बाहर से समुद्र से, बड़े नदी से, तालाब से आ गया और एक कुएं में था मेंढक। तो वो दोनों चर्चा करने लगे कि भाई वो तालाब या बड़ी तो कितना बड़ा होता है। तो वो कुएं का जो मेंढक था वो यहाँ से वहाँ छलांग लगाए और बोले इतना बड़ा है, वो बोले नहीं बहुत बड़ा है, वो बोले यहाँ से यहाँ, उसने एक छोर से कुएं में दूसरे छोर लगाई, फिर बोले इतना बड़ा नहीं, बोले इससे बहुत बड़ा है। तो कभी कभी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितनी बात है। अभी ये सारा लिटरेचर अभी बहुत सारा जल गया, इधर से उधर गया, दुनिया भर के लोग वहाँ पढ़ते थे। अभी बहुत सारा मटेरियल तिब्बत के ल्हासा के जो जहाँ से अपने पूज्य दलाई लामा आना पड़ा उन लोगों को, वहाँ का जो संस्थान है, मतलब जो उनका धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र है, उसमें ये बहुत सारा लिटरेचर है। इस पर रघुवीर जी के नाम के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर बहुत सारा अध्ययन किया और बेसिक लिटरेचर दिया है। इसलिए कभी हम चीन से कुछ मांगेंगे तो बोलेंगे पहले ये दीजिए हमको। तो ये बातों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। इससे हम, क्योंकि जब तक हम अपने को नहीं जानते हैं, हमारे अंदर की प्रतिभा को नहीं जानते, हमारे अंदर की क्षमताओं को नहीं जानते, तब तक हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम कर क्या सकते हैं। और तब तक हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है, जो अभी हमारे सिन्हा सर बोल रहे थे कि जो एक कॉम्प्लेक्स है कॉलोनियल माइंड का, कि हम इतना ही सोच सकते, हम इतना ही कर सकते, हमारी इमेजिनेशन ही उतनी है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि भाई कई बार मुझे हमारे युवा मित्र पूछते हैं, मैं बहुत बार नेपाल में जाता था, तो हमारे कम्युनिस्ट बहुत उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रही थी उस समय, तो वो बार बार पूछते थे कि भाई आप लोग हिंदू क्यों रहना है, हिंदू क्यों बनना है, हिंदू क्या है, बाकी लोग जो है उनका ज़्यादा अच्छा वैज्ञानिक है, ये है वो है, बहुत सारी बातें होती थी। आई डोंट टू ब्लेम एनीबडी। तो मैंने कहा कि मैं आपको एक ही बात समझाता हूँ कि भाई हिंदू जो है वो हमारी जो सिस्टम है वो पुरानी नहीं है, कर्मकांड वाली नहीं है। केवल कर्मकांड मतलब कोई ये बात नहीं है, तो उसके पीछे एक साइंस है। तो मैंने उनको एक थोड़ा आज की भाषा में कॉन्टेक्चुअलाइज करके, मतलब आज का संदर्भ देकर उनको समझाने का प्रयास किया। मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। मैंने कहा भाई आजकल हम लोग जीपीएस करते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं कि कहाँ जाना। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि इतने करोड़ भगवान है हिंदू धर्म में, वो कहाँ इतने करोड़ लोगों को हमको पूछने आएंगे, कहाँ पता चलेगा, कोई मिलेगा ही नहीं, किसी को खो जाएंगे। तो मैंने कहा जीपीएस तो आपको करते हो ना आप लोग? बोले हाँ। मैंने कहा ऐसा है, हम जब कोई भी हमारा विधान होता है तो हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि भाई संकल्प में हम लोग बताते हैं। तो हमारा, मैंने कहा 3 टाइप ऑफ जीपीएस है हमारा। 3 लेवल पर हम लोग भगवान को बुलाते हैं। पहला लेवल होता है कि हम उसको बोलते हैं कि हम काल के अनुसार बताते हैं उसको कि हम कौन से काल में है। तो उसके पहले हम बताते हैं हमारा जोग्राफिकल लोकेशन। तो मैंने कहा हम बोलते हैं कि भाई हम इस ग्रह पर है और हम पृथ्वी पर है, फिर पृथ्वी में हम लोग भारत खंड है, फिर कौन से देश में है, कौन सी जगह है। और मैंने कहा फिर एग्जैक्टली हम अपना लोकेशन दे देते हैं भगवान को कि हम यहाँ है। फिर मैंने कहा यहाँ ख़त्म नहीं होता, दूसरा लोकेशन देते हैं हम लोग। दूसरा लोकेशन क्या देते हैं? काल का देते हैं कि कौन सा युग चल रहा है, मनवंतर का चल रहा है, कौन सा मनवंतर है, फिर उसमें कौन सा युग चल रहा है, फिर उसमें कौन सा संवत्सर है, फिर उसमें कौन सा, फिर कृष्ण पक्ष घटी पले तक आ जाते हैं कि भाई मैं इस काल में इस समय यहाँ हूँ। क्योंकि अमेरिका जाएंगे तो 12 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है, अब भगवान यहाँ से आएंगे तो बहुत घंटों का अंतर हो जाएगा ना। तो इट्स अ वेरी ग्रेट कैलकुलेशन, बहुत लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे। मंगल से चांद से आएंगे तो बहुत घंटों का अंतर हो जाता है, वहाँ से कहाँ से भगवान आएंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा। तो वी गिव द एग्जैक्ट लोकेशन। फिर मैंने कहा हम तीसरा लोकेशन देते हैं कि भाई ये आत्मा है हमारी, तो आत्मा हर युग में कहाँ कहाँ जा रही है, कौन से जन्म में है पता नहीं। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मेरी आत्मा जो है, मैं इस गोत्र में हूँ, इस युग में, इस गोत्र में हूँ, इस कुल में आया हूँ, मेरा नक्षत्र ये था, इस समय में आया, और मेरा जब जन्म आत्मा का प्रवेश हुआ, यहाँ स्थापित हुआ तो उस समय हुआ। तो मैंने कहा जब मैं एग्जैक्ट लोकेशन देता हूँ तो भगवान एकदम तुरंत, मतलब हमारे सामने इतने करोड़ भगवान और इतने करोड़ लोग, तो मैंने कहा एग्जैक्ट लोकेट हो जाता है।
तो मैंने कहा आपका हमारा इंटरनेट तुरंत चल जाता है और तुरंत पकड़ लेता है। तो दे लाइक इट कि मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर मैंने उनको बताया कि पाप पुण्य कितना अच्छा है। मैंने कहा साइंटिफिक है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। मैंने कहा भगवान का हमारे किसी को भी आखिरी दिन तक रुकना नहीं पड़ता, किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरी क्लियर है कि भाई आप पाप करो पुण्य करो, उसके पास चित्रगुप्त के पास चार्ट कंप्यूटर बना हुआ है, पूरा मतलब डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड में अपने आप चढ़ता रहता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एवरी टाइम अप टू डेट रहता है। आपका जीवन खत्म हो गया, आपके सामने चार्ट आएगा, स्वर्ग जाओ नरक जाओ, नथिंग परमानेंट। मैंने कहा ये नहीं कि आपको आखिरी में भेज देंगे कहीं भी, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा कॉमन स्टूडेंट है, फेल भी होते हैं परीक्षा में, कम मार्क मिलते हैं, कुछ नहीं होता। फिर से हो गया, स्वर्ग नरक हो गया, फिर से आ जाओ, अगन पुनर्जन्म ले लो, फिर से अपनी शुरुआत करो, फिर से नई परीक्षा दो। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी लिया है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। तो मैंने कहा ये पहले से लागू है हमारा। तो इट गोज़ ऑन। तो हम लोग जब सोचते हैं ना तो बहुत सारी बातें सोचने को मिलती है, और इसलिए हम लोगों को सबसे पहला मुझे लगता है कि ओपन माइंड से सोचने की ज़रूरत है, और बिल्कुल खुलकर दिमाग करके सोचना चाहिए। तो हम लोग फिर बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। देखिए अभी ऐसा है कि अगर हम देखेंगे, अभी सुग्रीव के बारे में बताया कि सुग्रीव का जो मैप के बारे में नीलेश जी बता रहे थे। नीलेश जी, आपने जो सुग्रीव के मैप के बारे में बताया, अभी देखिए कालिदास का आप पढ़ेंगे, हमारे नागपुर के पास ही कालिदास स्मारक है। कालिदास स्मारक में आप पढ़ेंगे मेघदूतम। अब तो आजकल हम पढ़ते नहीं, नाम थोड़ा पता है बहुत लोगों को, तो मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पिताजी पढ़ते थे तो उन्होंने मुझे जो समझाया स्कूल कॉलेज के दिनों में, उससे मैं समझा, जो उतना बताता हूँ। तो उसमें इतना वर्णन है कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। उस समय जब आप मेघ जाओगे, मतलब वैसे तो आजकल लोगों को लगता है कि ये प्रेम वगैरह आजकल वहीं से आ गया और वहीं से डेज आ गए, इसलिए हमारा प्रेम अभी शुरू हुआ है हमारे देश में, ऐसा लगता है। बट पूरा मेघदूतम ही इस पर है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति को संदेश भेज रहा है मेघ से, और वो मेघ को वर्णन कर रहा है कि तुम जाओगे, वहाँ जाओगे तो ये ऋतु होगा, ये पर्ण होंगे, ये पुष्प होंगे, ये पेड़ होंगे, वैसी नदी होगी, वो ऋतु कैसा होगा, कितना सारा वर्णन है। और वहाँ पर तुम मेघ पहुँच जाना, वहाँ जब ये मौसम आएगा तब तुम्हें बरसने का मौका मिलेगा, तब तुम बरसोगे। कितना सुंदर साहित्य है, कितना सुंदर वर्णन है। साहित्य के अंदर ही विज्ञान है, साहित्य के अंदर ही कितने सारे शास्त्र हैं। मतलब ये पूरी एक धारा है मतलब, और ये पूरी धारा को हम जितने गहराई से समझेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और आज मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आज हमारा देश जो है वो इस मोड़ पर है, जिस मोड़ पर हम अब आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते जा रहे हैं, समृद्धि बढ़ रही है हमारी, और हम भी देश में अब 5वें से तीसरे, और हम अपेक्षा करें कि हम कभी दुनिया में सबसे ज़्यादा समृद्ध हो जाए जैसे हमारे पूर्वज थे। अब ये समृद्धि की राह जो हमारी होगी, क्या ये समृद्धि की राह जैसे 300-400 वर्षों में दुनिया भर में चली वैसे ही होगी, या हमारे पूर्वजों की जो राह थी जिसमें समृद्धि थी और समृद्धि के साथ साथ जीवन में सुख शांति, निसर्ग की चिंता, परस्पर प्रेम का भाव, और एक साथ रहने का, एक साथ जीने का, शांति से रहने का एक भाव था। तो हमें किस तरीके से हमारा नेक्स्ट फ्यूचर रखना है, इसलिए ये बाकी पूरा समझना आप छोड़ दीजिए, आपको नहीं समझना है, लेकिन भविष्य के लिए तो समझना ही पड़ेगा। और इसीलिए व्हाट शुड बी अवर फ्यूचर सोसाइटी, हमारा भविष्य का समाज कैसे होगा, इसके बारे में कौन सोचेगा, इसके बारे में कोई हमें प्लान देंगे। दुनिया भर में जितने अभी आज नए शास्त्र बने हैं उसमें जो फादर ऑफ हर सब्जेक्ट है वो बताएंगे, या हमारे ग्रैंड फादर उस सब्जेक्ट के जो हमारे देश में जन्म लिया वो बताएंगे। ये देखने की आवश्यकता है आज, और इसीलिए उस दृष्टि से सोचने की ज़रूरत है। अभी देखिए जैसे जैसे देश दुनिया भर में विकास की बात चली, मैं कई बार आजकल बोल रहा हूँ कि हमारे दुनिया के भर के लोगों ने अपनी सिविलाइजेशंस, अपने कल्चर्स, इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए, और हम लोगों ने मार्केट्स, नई टेक्नोलॉजीज़ और उसकी जितनी भी बातें हैं उनको हमने एक तरीके से सरेंडर कर दिया पूरे दुनिया भर में। और उस कारण से बहुत सारी चीज़ें हमारे देश दुनिया में हमारी सुविधा तो आई, परंतु साथ साथ एट द कॉस्ट ऑफ अवर पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, अवर वैल्यूज़, एवरीथिंग, अवर रिलेशंस, हमारी पूरी
मैं अभी पढ़ रहा था, दो किताबें बीच में मेरे समझ में आई। अभी अभी सब लोगों ने देखा होगा, न्यूयॉर्क में नए मेयर का चुनाव हुआ और मेयर जीते। अब ठीक है, उसका जो दूसरा एंगल से वो छोड़िए, लेकिन एक मुख्य एंगल इसमें था कि जो सिटीज़ में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, और सिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, न्यूयॉर्क जैसे सबसे डेवलप्ड कंट्री है, सबसे समृद्ध देश है, उन देशों के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क, वहाँ के लोगों ने जिस तरीके की प्रॉब्लम्स के आधार पर उनका चुनाव हुआ है, ये हमारे लिए एक समझने की बात है। तो हमारे देश में तो कई लोग बोलते थे हम अपने शहरों को शंघाई बना देंगे, कोई बोलते थे न्यूयॉर्क बना देंगे, कोई बोलते टोक्यो बना देंगे। गुड, लेकिन अगर आप जाएंगे, टोक्यो में जाएंगे, आप बीजिंग जाएंगे, मैंने तो बीजिंग से शंघाई के मेयर से पूछा आप कितना खर्च करते हैं भाई अपने शहर को इतना मेंटेन करने में। हमारे मुंबई शहर के कई गुना खर्च करते हैं। अगर हमारे देश की 140 करोड़ लोग अगर इतने खर्च करने लगेंगे उस तरह से, तो पता नहीं दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही एक मिस कैलकुलेशन है, मतलब इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक कैलकुलेशन। और इसीलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब अभी लगभग 1961 में एक जाने जैकब्स थी, उसने एक किताब लिखी 1961 में, लगभग 50 साल हो गए मतलब अभी। उसकी किताब थी अमेरिकन सिटीज़ के बारे में, द डेथ एंड लाइफ ऑफ द ग्रेट अमेरिकन सिटीज़, ये उनकी किताब है। और आज जो प्रॉब्लम के बारे में हम न्यूयॉर्क के चुनाव के साथ साथ हम लोगों ने जिन प्रॉब्लम्स को देखा, उन सारे प्रॉब्लम्स की चर्चा वो 1961 के बुक में कर रही थी। और उसने उसमें संघर्ष किया उसने कि ये नहीं होना चाहिए, ये डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, हमारी डेवलपमेंट करते करते हमारी सोशल लाइफ कैसे रहनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारा संघर्ष है। लेखक जो प्रकाशक थे, उन्होंने 50 वर्ष होने पर फिर से 2021 में उस पुस्तक को रीपब्लिश किया। अब लेखिका तो नहीं है, वो एक्टिविस्ट थी, तो लेकिन अभी फिर से पब्लिश की है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस डिबेट। और इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे देश में लगभग लोग रहते हैं एक घर में 5.5। अभी नया जन सेंसस आएगा तो पता नहीं और कम हुआ होगा, शायद पता चलेगा हम लोगों को। और अमेरिका में अब लगभग ये एवरेज एक घर में 2.5 लोग रहते हैं। अब वो लोग रहते हैं लगभग, अगर 35 करोड़ है, हम 25 करोड़ मान लेते तो उनको 10 करोड़ घर लगते हैं 25 करोड़ लोगों के लिए, 2.5 के एवरेज से। हमारे देश में अगर 5 का एवरेज पकड़ते हैं तो अगर हम लोग पकड़ लेंगे 150 करोड़ लोग, अभी नए सेंसस में आ जाएगा तो 150 करोड़ लोगों के लिए अगर हम 5 का एवरेज पकड़ते हैं तो हमें 30 करोड़ घर लगते हैं। अगर आप ये मान लीजिए, कई लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट का हमारे कल्चर का कोई संबंध है कि नहीं। अगर ये हमारा एवरेज धीरे 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 करके 2.5 हो गया तो हमें और 30 करोड़ घर लगेंगे। अगर हमारी फैमिलीज न्यूक्लियर होती चली गई तो 5 पॉइंट का एवरेज अगर हमारा अमेरिकन जैसा हमारा 2.5 हो गया तो हमें लगभग, और पॉपुलेशन तो और बढ़ेगा, 150 नहीं रहेगा, चलो 150 पे स्थिर भी हो गया, तब भी हमें 60 करोड़ घर लगेंगे, तो 30 और ज़्यादा लगेंगे। अब छोटा एक शहर ही हमारा बढ़ता है तो कितनी सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम दुनिया में हो रही है, लोगों के लाइफ, रिलेशंस, फैमिलीज, क्राइम्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बड़े शहर एक अननोन लोगों के रहने का ठिकाना बन रहा है, मतलब जो एक दूसरे को जानते नहीं है, मतलब अपरिचित लोगों का। उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी, हाउ विल बी अवर फ्यूचर सोसाइटी, हाउ विल बी अवर फैमिलीज, ये सोचने के विषय है। और इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में सोचना है तो डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी आर इन द 21st सेंचुरी, द वर्ल्ड ऑफ AI, ऐसा बोलते हैं। अच्छा लगता है बोलने में, बहुत क्रेजी लगता है, बट एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, इस देश में हम रहने के नाते हमें मुड़कर देखना पड़ेगा कि भाई हमारी फ्यूचर सोसाइटी कैसी होगी, हमारे फैमिलीज कैसे होंगे, इन्वायरमेंट के बारे में हम कार्बन क्रेडिट की पॉलिटिक्स पे लड़ते रहेंगे या हमारा कोई अपना तरीका होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलने का कोई तरीका होगा। इन सब बातों के बारे में सोचने का विषय है। अभी देखिए, आज से मैं पढ़ रहा था, आज से कई साल पहले, लगभग आई थिंक 50-60 ईयर्स पहले एक ने किताब लिखी, और उसने किताब लिखी 60 साल पहले, तो 60 नहीं, आई थिंक मोर देन दैट, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। तो उसने लिखा कि उस किताब का नाम था फादरलेस अमेरिका।
अब उसने ये लिखा उस समय कि अब सिटी लाइफ हमारा ऐसा हो रहा है कि भाई जो उसने और एक शब्द उपयोग किया, उसके पहले लंदन में एक ने और किताब लिखी थी, उसने लिखा कि फादर ये हैज़ बिकम अ संडे इंस्टीट्यूशन। ये मतलब वो केवल रविवार को ही मिलते हैं, तो इट हैज़ बिकम ये बहुत साल पहले हो चुका, लंदन में ये किताब लिख चुके एक बड़े सक्रिय फादर थे, उन्होंने लिखा था ये किताब। उसके कुछ सालों बाद अमेरिका में ये किताब लिखी गई, द फादरलेस अमेरिका। अब उसी समय वहाँ पर फेमिनिज्म प्रारंभ हुआ। अब ये विचारों के प्रवाह जो है वो कैसे प्रभावित करते हैं हम लोगों को। अब अमेरिका में फादरलेस अमेरिका था, लेकिन फिर फेमिनिज्म भी प्रारंभ हुआ, अब पेरेंटलेस अमेरिका हो रहा है। और ये प्रॉब्लम हमें नहीं, सब लोगों को आ रही है, हमारे देश में भी आ रही है, हमारे देश में भी आ रही है। हमारा परसेंटेज अभी भी कम है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स प्रवेश कर रही है। और इसीलिए ये इसने बहुत सारी विषयों को जन्म दिया है। इसलिए आपका जीवन की तरफ देखने का दृष्टि क्या है, और वो दृष्टि में भारतीय हमारी जो हिंदू दृष्टि एक समग्र रूप से देखने की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए वहाँ तो वोकिज्म तक पहुँच गए लोग, और वोकिज्म में लोग बता रहे कि मतलब जेंडर किसका क्या है, वहाँ से लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी अमेरिका का चुनाव ही पिछला वोकिज्म के इस पक्ष में और विपक्ष में हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में जो चल रही है उसको हमें खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आज की हमारी नई पीढ़ी जो है वो बहुत सक्षम है इसके लिए, क्योंकि उन लोगों को दुनिया भर का एक्सपोजर मिला है। हो सकता है कि पिछले 2-4 पीढ़ियों में इतना एक्सपोजर नहीं था, एक ही साइड पता होती थी, इसलिए क्रेज़ भी रहता था। अभी अच्छी बात है कि हमारे जितने नौजवान दुनिया भर में पढ़ने जा रहे हैं, वेस्ट में भी जा रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं समझते, वो ऐसे बात करते हैं। अच्छा है, मतलब दे आर नॉट क्रेजी, और उनको अच्छे से पता भी लग रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, उनके पास क्या है, उनके पास क्या नहीं है, किस चीज़ की क्या कीमत है, सही कीमत उनको पता लग रही है। और मुझे लगता है कि इसलिए कई लोग जो हमारे युवाओं के बारे में निराश रहते हैं, मैं कहूँगा कि इट वॉज अ साइकिल। अभी हमारे देश में युवा जो है वो सबसे ज़्यादा देश के बारे में स्वाभिमान रखते हैं। सो अगर कोई भी सर्वे कर लेगा तो पैट्रियटिज्म जो है, भारत माता की जय कुल है भी। मतलब जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से 100 साल पहले प्रारंभ किया, तब एक परिस्थिति थी कि भाई आप मुझे कुछ भी कहो लेकिन हिंदू मत कहो, या आप हिंदू कहना मतलब आप कम्युनल बात कर रहे हो, आप किसी का विरोध कर रहे हो। आप मतलब यहाँ तक हुआ कि सोमनाथ का मंदिर बनना है कि नहीं बनना, इस पर भी देश की सर्वोच्च संस्था में विवाद हो गया, और उसके बाद भी चलता रहा। ये हमारी खुशी है कि हमारे नौजवान पीढ़ी ने हमारे भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा है। और इसीलिए इट इज़ ना, ये कोई एक मंदिर बनाने का नहीं था। कई लोग सोचते कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पूरी ताकत मंदिर बनाने में क्यों लगा दी। मैं कहूँगा ये मंदिर बनाने के लिए नहीं था, मंदिर तो बन ही गया, लेकिन मंदिर के साथ साथ हमारा राम से क्या संबंध है, हमारा राम की संस्कृति से क्या संबंध है, राम की संस्कृति मतलब क्या है, उसका हमारी देश की संस्कृति से और हमारे भविष्य के जीवन के लिए क्या संबंध है, ये समझाने का एक अभियान था। और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये कार्य बहुत अच्छे से हुआ है। बहुत सारे युवा अब अपने धर्म के बारे में स्वाभिमान रखने लगे हैं, उन प्रतीकों का स्वाभिमान रखते हैं। अभी देखिए इस बार जब प्रयागराज में कुंभ हुआ तो इतने करोड़ों लोग आए, लगभग 60 करोड़ लोग आए ऐसा बोलते हैं, लेकिन आए तो करोड़ों लोग, जितना भी हम सब ने अनुभव किया। और उसमें नौजवानों की संख्या, मैं जिस दिन 2 दिन वहाँ था, इतने नौजवान हर जगह से आ रहे हैं, हर तरह से आ रहे हैं। और आपको मैं और एक बात बता दूं कि अगर आप आईआईटी में जाएंगे, जितने भी बड़े संस्थान में जाएंगे, तो आपको वहाँ ज़्यादा अपने देश के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में सोचने वाले, समझने वाले मिल जाएंगे। तो ये बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नौजवानों पर विश्वास रखना चाहिए। उनको एक वो मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, इंस्टाग्राम ही देखते रहते हैं, इससे उनको जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं तो आजकल देखता हूँ कोई एज बार नहीं है, बड़े से लेकर छोटे तक सारे मोबाइल देखते रहते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। अभी हमारे कृपलानी जी बैठे हैं,
तो वो इसी का सर्वे करते हैं पूरा। उन्होंने मुझे एक बार प्रेजेंटेशन दिया था कि कौन से एज के लोग कितना क्या क्या देखते हैं और उसमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। तो मुझे लगता है कि नाउ अगर ये कोई सोचता है कि ये केवल युवाओं की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। एक टेक्नोलॉजी है, उसका एक प्रभाव हर समय में, एक टेक्नोलॉजी आती है उसका प्रभाव सभी पर होता है। कुछ समय के लिए रहता है। एक समय था टीवी की सीरियल के लिए लोग अपनी लाइफ रोक देते थे, अब नहीं रोकते हैं। मोबाइल का भी वैसे ही होगा, कुछ समय के बाद रूटीन हो जाएगा हमारा। वो जो क्रेज़ है वो शांत हो जाएगा, तो आराम से हो जाएंगे हम लोग। तो मुझे जो लग रहा है कि हमें इन बातों को नए तरीके से समझना, अपने पुराने बातों को समझना, उसके आधार पर अपनी समझ को बनाना, और इस दृष्टि से जो बड़े साहित्य बने हैं, तो आज ये साहित्य उत्सव जो चल रहा है, मुझे लगता है कि उन साहित्यों का कहीं ना कहीं अपने बुक स्टॉल्स में, कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शनी में, कहीं ना कहीं सत्रों में उन पुस्तकों का भी उल्लेख होना चाहिए जिनका महत्व इन बातों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा है। और मुझे अच्छा लगा कि आज जो पुस्तक प्रकाशित हुई है दोनों, उसने इस संदर्भ को जोड़ने का एक प्रयास किया है। बहुत सारी किताबें हैं, और अगर हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी और बाद में 20वीं सदी में लगभग प्रारंभ आप देखेंगे तो 20-25 तक बहुत किताबें लिखी गई। वहाँ तक ये हिंदू शब्द भी ऐसा नहीं था। हिंदू केमिस्ट्री लिखा गया, हिंदू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में किताब लिखा गया, बंगाल से बहुत सारी किताबें लिखी गई, आप जानते ही होंगे चंद्रचूड़ जी। तो बहुत सारी किताबें ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई है। मुझे लगता है कि ये सारी किताबें जो है, इन किताबों को नए संदर्भ में लोगों के सामने रखना और नए उस ज्ञान को नए आज के संदर्भ में सबके सामने रखना, ये एक बहुत बड़ा मंथन आज अपेक्षित है। और इस दृष्टि से आप सब लोग इसलिए यहाँ आज इस आयोजन में निश्चित रूप से इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये बात भी निश्चित है कि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो धर्म है, उसके लिए अभी पूरे देश में एक एस्पिरेशन है। यानी मैं अगर अपने देश का वर्णन करना चाहूँ तो इट इज़ अ एस्पिरेशनल कंट्री। एक आकांक्षा है सबके मन में कि अच्छा हो सकता है। 1-2 पीढ़ी पहले अगर पूछते तो लोगों का विश्वास ही नहीं था कि हमारे धर्म के बारे में पब्लिकली बोल सकते कि नहीं बोल सकते, हमारा राष्ट्र कभी आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, वेदर वी हैव पोटेंशियल और नॉट। तो मुझे लगता है वो प्रश्न अभी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए पूरा देश एक एस्पिरेशनल बना है। हर व्यक्ति इसमें सहभागी होना चाहता है। अभी हम लोग जब संघ के शताब्दी के निमित्त घर घर जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति का उत्साह है, हर व्यक्ति इस बारे में कुछ सहयोग देना चाहता है, सहभागी होना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो आज आप लोगों ने ये आयोजन किया है, इससे एक बहुत अच्छा मंथन होगा, और अच्छा सोचने वाले, अच्छा करने के लिए जो इनका मन है, ऐसे सभी लोगों को बहुत उत्साह मिलेगा। विशेषकर हमारे जो युवा साथी है, उन सभी को निश्चित रूप से ये एक मन में आत्मविश्वास और आकांक्षा रखनी चाहिए कि हाँ, हम अपने इस समय का उपयोग ऐसा करेंगे कि जिससे हम अपने देश को, राष्ट्र को, धर्म को अपने करियर का एक पार्ट ही बना लेंगे। कई लोग सोचते कि करियर अलग है, देश धर्म अलग है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात अंत में कहना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्र में देश का करियर और अपना करियर अलग अलग नहीं होता है। अगर देश सही चल रहा है तो आपका करियर भी चलेगा, और इसीलिए राष्ट्र का जो करियर है या अपने धर्म की प्रतिष्ठापना, इसके लिए हम लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र किसी को दबाव देने के लिए, किसी को दबाने के लिए नहीं है, जैसा कि दुनिया भर में देखा जाता है। हमारे धर्म और हमारे राष्ट्र का इतिहास है कि हमने जो भी बनाया वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए बनाया। आज भी हमारा हजारों वर्षों का योग दुनिया के कल्याण में काम आ रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें होगी मुझे लगता है कि आपके इस लिट फेस्ट में। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।